हेलो एवरीवन। चलो अब कुछ स्पेशल केसेस हम कवर करेंगे, ध्यान से मेरी बात सबने सुननी है। अच्छा, पहले हम सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A हम कवर करेंगे। क्या कहता है? बहुत सिंपल है, ध्यान से मेरी बात सुननी है बस। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। चलो मेरे साथ साथ ना सब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, वो देखना जरा। देखो, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 45 1A, ठीक है? ध्यान से। पता है क्या? सुनो, एक पर्सन था मिस्टर ए। उसके पास ना एक कैपिटल असेट था, ठीक है? उसके पास क्या था? एक कैपिटल असेट था। हुआ क्या, उसका ये कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, कौन से ईयर में डिस्ट्रॉय हुआ? 18-19 फाइनेंशियल ईयर में उसका ये कैपिटल असेट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। अच्छा, डिस्ट्रॉय होने का रीजन कोई भी हो सकता है। फायर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, फ्लड हो सकता है, टाइफून हो सकता है, हरिकेन हो सकता है, इसके अलावा राइट्स हो सकता है, एनिमी एक्शन हो सकता है, रीजन कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली क्रक्स बात का यह है कि मिस्टर ए के पास एक कैपिटल असेट था जो इन रीजंस की वजह से फाइनेंशियल ईयर 18-19 में क्या हो गया? डिस्ट्रॉय। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। अगर आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 आपको याद हो तो मैंने आपको उसमें एक पॉइंट पढ़ाया था कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ असेट को ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब आप कह सकते हो एक्सटिंग्विशमेंट हुआ है असेट का। और एक्सटिंग्विशमेंट को बताओ क्या माना जाता है? ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कैपिटल असेट भी है और ट्रांसफर भी है, तो एक बात तो क्लियर है, कैपिटल गेन अराइज करेगा। लेकिन इसमें ना सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A में उन्होंने एक बात और कही है। क्या? कैपिटल गेन अराइज एक्सटिंग्विशमेंट पे नहीं करेगा। कैपिटल गेन अराइज तब करेगा अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी से इसके अगेंस्ट कोई क्लेम मिला। यानी ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप कैपिटल गेन की स्टेटमेंट बनाओ तो कैपिटल गेन की स्टेटमेंट में सबसे ऊपर क्या आता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब बिना कंसिडरेशन के कैपिटल गेन कैसे आ जाएगा? तो जब तक कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब पता है मिस्टर ए ने एक काम अच्छा क्या कर रखा था, उसने ले रखी थी एक इंश्योरेंस पॉलिसी और उसे इंश्योरेंस कंपनी से क्या रिसीव हुआ? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ फाइनेंशियल ईयर 1920 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। असेट डिस्ट्रॉय हुआ था 18-19 में, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम 1920 में मिला। अब सुनो, ध्यान से सुनना है। अब पता है सेक्शन 45 1A ने क्या बात कही? ध्यान से सुनना मेरी बात। सेक्शन 45 1A ने कहा कैपिटल गेन अराइज बिना कंसिडरेशन के तो कर ही नहीं सकता।
जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा कैपिटल गेन कैसे आ जाएगा? तो मुझे एक बात बताओ, कंसिडरेशन कौन से साल में मिला? 1920 में। तो याद रखना कैपिटल गेन अराइज 1819 में नहीं करेगा, कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल कंसिडरेशन मिला। कंसिडरेशन यानी क्लेम मिला, और क्लेम कौन से साल में मिला? 1920 में। तो याद रखना पहली बात, कैपिटल गेन विल अराइज इन फाइनेंशियल ईयर, बताओ कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 1920 में अराइज करेगा, दैट इज द ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव। तो कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल आपको क्लेम मिला, पहली बात। ये तो हो गई हमारी पहली बात। चलो अभी ध्यान से, अब एक बात और। अब मुझे बताओ, ठीक है चलो, कैपिटल गेन की स्टेटमेंट कैसे बनाते हो? सबसे पहले आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अपने आप बताओ, चलो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या आएगा? अमाउंट ऑफ, बताओ, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो जितना इंश्योरेंस क्लेम मिला आपको वो बन गया फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक बार को इंडेक्स्ड को अभी दिमाग से निकालते हैं, पहले बताओ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान से सुनना, ये मुझे एक बार बताओ, ध्यान से सुनना, मुझे एक बार बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी? जितने का ये कैपिटल असेट आपने क्या करा था? एक्वायर। जितने रुपए का भी करा था वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई। अब सुनो, अगर वो कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है तो आपको उसका इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला इंडेक्सेशन करने का? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो अब बताओ, सबसे पहले क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। चलो, जितने का भी एक्वायर करा था इनटू, ये ध्यान से सुनना, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब सुनना, मुझे एक बात बताओ, कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय कौन से साल में हुआ? 1819 में। भाई कैपिटल असेट आपका डिस्ट्रॉय कौन से साल में हुआ है? 1819 में। तो एक्सटिंग्विशमेंट कौन से साल का है? 1819 का। अब जब एक्सटिंग्विशमेंट 1819 में हुआ तो ट्रांसफर भी कौन से साल का माना जाएगा? 1819 का। अब मुझे बताओ, इंडेक्सेशन कैसे करते हो? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। मैं लिख के बता दूं आपको, देखो कैसे निकालोगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने का वो कैपिटल असेट एक्वायर करा, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अब ये बताना मुझे बताओगे, ईयर ऑफ ट्रांसफर 1819 माना जाएगा या ईयर ऑफ ट्रांसफर 1920 माना जाएगा? याद रखना, ऑल्दो कैपिटल गेन अराइज 1920 में कर रहा है, लेकिन ट्रांसफर ये कौन से साल का माना जाएगा? ये 1819 का ट्रांसफर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय, आपके कैपिटल असेट का एक्सटिंग्विशमेंट 1819 में हुआ था। तो याद रखना, ये ट्रांसफर 1819 का है, ये ट्रांसफर 1819 का है। ऑल्दो कैपिटल गेन अराइज 1819 में नहीं करेगा, कैपिटल गेन अराइज करेगा 1920 में। तो मुझे बताओगे न्यूमरेटर में कौन से ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आएगा? 1920 का या 1819 का? 1819 का आएगा। तो बस दो बातें ध्यान रखने वाली हैं सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A में। कौन कौन सी दो बात? पहली बात, कैपिटल गेन अराइज कौन से साल में करेगा? तो कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल क्लेम मिला, 1920 में। लेकिन ट्रांसफर उस साल का माना जाएगा जिसमें कैपिटल असेट का डिस्ट्रक्शन हुआ। डिस्ट्रक्शन कौन से साल में हुआ? 1819 में। तो याद रखना, सेकंड बात लिखना, इट विल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर ऑफ
previous year in which capital asset is destroyed. It will be regarded as transfer of previous year in which capital asset is destroyed. That is फाइनेंशियल ईयर 18-19. तो बस ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. पहली बात कौन सी? कैपिटल गेन अराइज उस साल करेगा जिस साल क्लेम मिला, लेकिन ट्रांसफर उस साल का होगा जिस साल में कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय होगा. ठीक है, तो ये आपका बताओ कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 45(1)(a. ठीक है, चलो एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं आपको ना 45(1)(a) का एक क्वेश्चन करा देता हूं. कॉपी कर लो. इतने कॉपी कर ले. ठीक है, और मेरे साथ साथ ना क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाना. क्वेश्चन नंबर 8 देखना. एट्थ क्वेश्चन. अच्छा, एट्थ क्वेश्चन में उसने कहा है आर ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज्ड बाय हिम ऑन 1st May 1999 फॉर ₹3 lakh. The said property was destroyed by fire on 3rd April 1919 and R received a sum of 48 lakh from the insurance company during the year. Market value of the property as on 1st April 2001 was 4 lakh. Compute capital gain for assessment year 2021. दो बातें का जवाब पहले दे दो. दो बातों का जवाब पहले मुझे बताओ. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कौन से ईयर में हो रहा है? 1920 में. तो याद रखना कैपिटल गेन अराइज 1920 में करेगा. दूसरी बात, असेट डिस्ट्रॉय भी 1920 में हो रहा है, तो याद रखना ट्रांसफर भी कौन से साल का माना जाएगा? 1920 का. तो इस क्वेश्चन में तो खैर सिंपल ही है. बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन. कौन से ईयर में कैपिटल गेन आएगा? 1920 में. चलो बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. आपको बताओगे इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए का क्लेम मिला था? 48 लाख रुपीस का क्लेम आपको मिला था. माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, वो डिपेंड करता है असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म. चलो मेरे को बताओ, मेरे को एक बात बताओ, आर ने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? 1st May 1999 को खरीदी थी और 1920 में बेची है, तो मोर देन 24 मंथ से लॉन्ग टर्म हो जाएगा. लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन होगा. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अच्छा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए पहले क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अच्छा, आर ने ये प्रॉपर्टी 1st April 2001 से पहले खरीदी थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख और मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001 4 लाख. दोनों में से जो भी हायर है, तो 4 लाख हायर है. इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. कौन से ईयर का ट्रांसफर माना जाएगा? जिस ईयर में कैपिटल असेट डिस्ट्रॉय हुआ है. कौन से ईयर में डिस्ट्रॉय हुआ है? 1920 में. और 1920 का है 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन. एक्विजिशन हुआ था 1999-2000 में, उसका तो है नहीं, तो 2001-2002 का लोगे 100. तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 11,56,000. बस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36,44,000. लो, ये आपका क्या आ गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 36,44,000. चलो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 9. देखना है,
ध्यान से जरा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। WDV of block of asset as on 1st April 2019 was 5 lakh. An asset of the same block was acquired on 11th May 19 for 3 lakh. There was a fire on 18 September 19 and assets were destroyed by fire. And assessee received a sum of 11 lakh from insurance company. Compute capital gains assuming all assets were destroyed by fire. अब याद करो कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स का। उसने कहा ए पार्ट में ऑल असेट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ए पार्ट ऑल असेट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब मैंने इस केस में आपको क्या कहा था, सुनो क्या कहा था मैंने, ऑल असेट्स वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब ब्लॉक खत्म हो गया। और ब्लॉक खत्म हो गया ना तो एक बात समझ लेना, कैपिटल गेन अराइज करेगा ही करेगा। बनाओ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। कौन से ईयर में कैपिटल गेन अराइज करेगा, देखो जरा, कौन से ईयर में कैपिटल गेन अराइज करेगा, जिस साल में क्लेम मिला 1920। चलो करते हैं। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताओगे, इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए का क्लेम मिला, 11 लाख रुपीस का। याद करो याद करो, माइनस, याद करो मैंने क्या कहा था, डेप्रिसिएबल असेट्स पे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा। और जब शॉर्ट टर्म ही आएगा तो इंडेक्सेशन की बात ही नहीं आती, सीधे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। याद करो मैंने बताया हुआ है, डेप्रिसिएबल असेट्स के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको मानोगे, ओपनिंग WDV 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड 3 लाख। तो ओपनिंग WDV 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड 3 लाख, तो 8 लाख। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया कितना, 3 लाख रुपीस का। ये आपका क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ए पार्ट में। ठीक है, चलो सेकेंड लाइन, सेकेंड पार्ट क्या है, पार्ट ऑफ द ब्लॉक वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब एक काम करो जरा, सब सुनो, सबने करा हुआ है। अच्छा, पार्ट ऑफ द ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुआ है मतलब पूरा ब्लॉक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, पार्ट ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुआ है। एक काम करो, स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन बनाओ, जो आप सेक्शन 32 में बनाते थे। स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन क्या लिखते थे सबसे पहले, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। बताना ओपनिंग WDV क्या थी, 5 लाख प्लस क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड, कितने का असेट एक्वायर करा, 3 लाख का, माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल। अब याद रखना यहां पर सेल नहीं है, तो मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी लिखना। कितना रिसीव हुआ, 11 लाख रिसीव हुआ। तो बताओ WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस माइनस 3 लाख आ रही है, और मैंने कहा था माइनस नहीं हो सकती, WDV नील। अच्छा WDV नील, तो बताओ डेप्रिसिएशन नील, डेप्रिसिएशन नील तो क्लोजिंग WDV नील। अब याद करो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं, दोनों में से एक ही चीज आएगी, या तो डेप आएगा या कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आएगा। अब डेप तो है नहीं, डेप तो आ नहीं रहा, तो क्या आएगा, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। बना लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 11 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, इंडेक्सेशन नहीं आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है डेप्रिसिएबल असेट्स की, ओपनिंग WDV 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड 3 लाख, तो 8 लाख। तो बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वही सेम आ जाएगा, 3 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख,
ठीक है। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। देखना थर्ड पार्ट क्या है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ असेसी रिसीव्ड अ सम ऑफ 6 लाख फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मतलब 11 लाख की जगह आपको 6 लाख रुपए मिले इंश्योरेंस कंपनी से, और आपको अपना आंसर दोनों केसेस में देना है। दोनों केसेस मतलब सारे असेट डिस्ट्रॉय हो गए, पार्ट ऑफ द ब्लॉक वॉज डिस्ट्रॉयड। चलो सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ऑल असेट्स वर डिस्ट्रॉयड। एक बात समझ लेना, सारे असेट डिस्ट्रॉय हो गए, समझ लो ब्लॉक खत्म हो गया। ब्लॉक खत्म हो गया समझ लो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप नहीं आएगा तो समझ लो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आएगा। स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितना क्लेम मिला 6 लाख का, माइनस इंडेक्सेशन तो होगा नहीं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड 8 लाख। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया -2 लाख, यानी सिंपल वर्ड्स में कह लो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया 2 लाख रुपीस का। ये तो पहला केस। अच्छा, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस, पार्ट ऑफ ब्लॉक इज डिस्ट्रॉयड। पार्ट ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुआ है। अच्छा, अगर पार्ट ब्लॉक डिस्ट्रॉय हुआ है तो आप बनाओगे स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन। सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। बताना ब्लॉक का ओपनिंग WDV क्या था? 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। 3 लाख के असेट आपने क्या करे? एक्वायर, माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल की जगह लिखोगे मनी रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। कितना रिसीव हुआ? 6 लाख रुपए। तो बताओ WDV क्या बच गई? 2 लाख रुपए, माइनस डेप्रिसिएशन। चलो लगाएं डेप्रिसिएशन। अच्छा अब सुनो, पढ़ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कुछ दे रखा है? नहीं। तो मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं छोटी सी। मैं मान रहा हूं ये ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है। किसका? प्लांट और मशीनरी का, कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो लगा दो बस 2 लाख पे 15%, 30,000 का डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग WDV 1,70,000। अच्छा, और इस केस में कोई कैपिटल गेन आएगा क्या? नो कैपिटल गेन शैल अराइज। कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। क्यों? मैंने आपको पहले ही बोला है, 2 में से एक ही चीज आएगी, या तो डेप आएगा या तो कैपिटल गेन आएगा। अब क्योंकि डेप आ गया है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा इस वाले केस में। ठीक है, चलो ये आपका सेक्शन 45(1)A हो गया। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।